नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पांचवें चरण में आज मुंबई की 6 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। चुनाव आयोग ने शहरी मतदाताओं से अपील की थी कि बाहर निकलें और वोट डालें। मुंबई में मतदान का प्रतिशत काफी कम रहता है, लेकिन इस बार दूसरी ही कहानी सामने आने लगी। दोपहर होते होते विपक्ष के नेता ट्वीट करने लगे कि मतदान केंद्रों पर लाइनें लंबी हैं, जानबूझकर मतदान धीमा किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने धीमे मतदान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने भी मतदान धीमे होने और लंबी लाइनों को लेकर बयान दिया। 5 बजे तक मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान का प्रतिशत 50 से कम ही रहा, लेकिन मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी गईं। अब इस लंबी लाइन को देखिए। मुंबई के विले पार्ले का मतदान केंद्र है। शाहजी राजे मार्ग के स्कूल पर लोगों की लाइन कितनी लंबी है, यह वीडियो दोपहर 3 बजे का है। ऐसे ही लंबी लाइनें कुछ और जगहों पर देखी गईं। इंडिया गठबंधन को लगा कि जानबूझकर देरी की जा रही है, लंबी लाइनों से हताश होकर लोग घर न चले जाएं, इसलिए शाम 5 बजे उद्धव ठाकरे ने एक अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और लोगों से अपील की कि जो भी घर चले गए हैं वापस आएं और 6 बजे से पहले लाइन में लगें। कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ ने भी लंबी लाइनों को लेकर आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे का कहना है कि उन्हीं इलाकों में मतदान को धीमा किया जा रहा है जहां पर इंडिया गठबंधन मजबूत है। चुनाव अधिकारी ने कहा कि हम लाइन में लगे लोगों को टोकन बांटेंगे और जितने भी लोग लाइन में लगे होंगे उनका मतदान कराया जाएगा। तो मैं सारे मतदाताओं को एक रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि चाहे सुबह के 5 भी बज जाए, लेकिन आज जब तक समय दिया हुआ है उसके पहले आप मतदान केंद्र में जाइए। अगर सुबह कुछ भी असुविधा के कारण आप घर लौटे हो तो वापस जाइए, और कल सुबह 5 भी बज जाए, 6 भी बज जाए, कोई भी वहां से हिलेगा नहीं। आपको वोट करने का अधिकार है और आप वोट देने के बिना वो जो केंद्र है वो बंद नहीं हो सकता। और सारे लोगों को मैं ये कहता हूं कि जहां जहां ये असुविधा है, जहां पर ये जानबूझकर देर लगाई जा रही है, वहां का उस केंद्र का नाम और वहां अंदर जो इलेक्शन कमीशन के लोग बैठे हुए हैं उनका नाम हमें अगर बता दे तो हम अदालत में भी जाएंगे और साथ ही साथ कल प्रेस में वो लिस्ट हम जाहिर करेंगे। मुंबई की सभी सीटों पर शाम 6 बजे तक 50% से भी कम मतदान हुआ। बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी मुंबई में धीमे मतदान की शिकायत की। उन्होंने भी चुनाव आयोग से गुजारिश की कि धीमे मतदान की शिकायतों को देखें और तुरंत कार्रवाई की जाए। मुख्य चुनाव अधिकारी एस चोकालिंगम का बयान आया कि उन्होंने सभी रिटर्निंग अफसरों और कलेक्टरों को आदेश दिया है कि रिजर्व स्टाफ को भी ड्यूटी पर लगाएं और मतदान कराएं। उन्होंने कहा कि सुबह के वक्त लंबी कतारें थीं, मगर धीरे धीरे कम होती चली गईं। मुंबई में संगीतकार अमित त्रिवेदी वोट नहीं डाल पाए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी करते हुए जानकारी दी है कि उनके पास सारे दस्तावेज थे, वोट की रसीद मिलने के बावजूद वोट डालने नहीं दिया गया। अमित त्रिवेदी ने कहा है कि उनके बूथ पर 200-300 लोगों को वोट डालने का मौका नहीं मिला। for half an hour, and after that he's saying sorry नहीं है सर, you can't vote. तो I said मतलब मैं वोटिंग कर नहीं पाऊंगा। आपने नो सर नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग डिसअपॉइंटेड गए सर, 203 से लोग ऐसे डिसअपॉइंटेड गए। बहुत लोगों के साथ हो रहा है, पता नहीं। फाइन, सो आई कुडंट वोट। मुंबई की 6 लोकसभा सीटों के अलावा महाराष्ट्र के धुले, नासिक, पालघर, भिवांडी, ठाणे में भी वोट डाले गए। उत्तर प्रदेश अब आते हैं। यहां की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा था, लेकिन बहस चल रही थी फूलपुर में आई रैली को लेकर। इस रैली में इतनी भीड़ आ गई कि आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव इसे लेकर एक दूसरे पर निशाना साधते रहे। प्रचंड गर्मी के बीच मतदान की खबरों में इस भीड़ का तड़का लगा रहा, मगर अफसोस 5वें चरण में भी यूपी के मतदान में वो बात नहीं दिखी जिसकी तैयारी जनवरी महीने में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ शुरू हो गई थी। बीजेपी को लगा कि 2024 में 80 सीटों के उत्तर प्रदेश में जय श्री राम का ही नारा गूंजेगा। उसने मोदी मोदी का नारा बंद तो नहीं किया, लेकिन जय श्री राम का नारा मोदी मोदी की तरह लिया जाने लगा। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है।
आज अयोध्या में भी मतदान हो गया। यहां से इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। अवधेश प्रसाद को लेकर मीडिया में चर्चा कम हुई है। अगर इन्होंने बीजेपी को हरा दिया तो सारे पत्रकार इनकी प्रोफाइल खोजते फिरेंगे कि अवधेश प्रसाद कौन है। अवधेश प्रसाद पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। अवधेश प्रसाद दलित हैं। फैजाबाद की सीट रिजर्व नहीं है, मगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर यहां से एक दलित को उम्मीदवार बनाया है। पत्रकार बताते हैं कि इस सीट पर करीब 5 लाख दलित हैं और 3 लाख के करीब मुसलमान और इतने ही यादव। अगर ये संख्या ठीक है और तीनों का वोट गया तो अयोध्या का रिजल्ट चौंकाने वाला हो सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर रिजर्व सीट से विधायक बने थे। अवधेश प्रसाद मौर्य को आप ठीक से देख लीजिए। 1992 में बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद 1993 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ तब बीजेपी अयोध्या के अलावा फैजाबाद की सभी विधानसभा यानी 4 सीटों पर हार गई। यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार बन गई। 2020 में जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ तो अयोध्या जिले की 2 सीटों पर बीजेपी हार गई, जबकि पहले 5 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी थी। फिर अयोध्या नगर निगम का चुनाव होता है तो बीजेपी ने बहुमत ही खो दिया। यहां तक कि जिस वार्ड में मेयर रहते हैं उस वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार जीता और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के वार्ड में भी निर्दलीय ही जीता। जिस वार्ड में मंदिर आता है वहां एक मुस्लिम उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव जीत गया। इस बार क्या होगा कोई नहीं जानता। क्या मंदिर उद्घाटन का लाभ बीजेपी के लल्लू सिंह को मिलेगा? लल्लू सिंह 2 चुनाव जीत चुके हैं, तीसरी बार जीत गए तो हैट्रिक बनाएंगे। क्या लल्लू सिंह हैट्रिक बनाने जा रहे हैं? राम मंदिर और अयोध्या की चुनावी राजनीति का ट्रेंड अलग रहा है। 4 जून को फैजाबाद लोकसभा सीट के नतीजे पर नजर रखिएगा। इस वक्त फैजाबाद की चुनावी राजनीति में एक तरफा जोर नहीं चल रहा। आप नहीं कह सकते कि कोई नहीं है टक्कर में। फैजाबाद में 5 बजे तक का मतदान अच्छा हुआ, 57% से अधिक रहा। लेकिन यूपी में चर्चा फूलपुर की रैली की है। अब हम इस पर आते हैं, लेकिन आप फैजाबाद भूल मत जाइएगा। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में आई यह भीड़ उस मिथक को तोड़ देती है कि यूपी में जय श्री राम के आगे सारे मुद्दे गायब हो गए हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी ऐसी विशाल रैली नहीं देखी होगी। फूलपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमरनाथ मौर्य ने इस रैली के लिए काफी तैयारी की। उनकी मेहनत पर पानी तो फिर गया, लेकिन उनकी सभा में आई भीड़ का वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया। क्षमता से अधिक लोगों के आ जाने से स्पीकर और तार का संबंध टूट गया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी सभा को संबोधित ही नहीं कर सके। इसके बाद राहुल और अखिलेश यादव ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, आपस में बातचीत की और वहां से चले गए। इस बातचीत में दोनों मानते रहे कि इस बार जिस तरह का गठबंधन हुआ है पहले कभी नहीं हुआ। बट मुझे लगता है कि अब एक नई तरीके की पार्टनरशिप बन रही है, क्योंकि जो इस बार हमारा कोऑपरेशन है शायद पहले ऐसा कोऑपरेशन नहीं हुआ। मतलब बिल्कुल सब जुड़ गए। सबसे अच्छा ये है कि जितना उन्होंने कहा 2 लड़कों की जोड़ी, उतना युवा आपसे हमसे इंडिया गठबंधन से और जुड़ गया। तो ये नेचुरल अलायंस है और नेचुरल अलायंस इसलिए लोग महसूस कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि नौकरी और रोजगार मिले, नौकरी और रोजगार मिले। तो ये बड़ी भावना है कि हमसे आपसे ये यूथ कनेक्ट कर रहा है। बीजेपी समझ गई कि फूलपुर की रैली की चर्चा चल रही है, इसलिए उसने रैली को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा 2 लड़के आए थे, जनता सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए बिना भाषण दिए चले गए। अभी वे आए थे फूलपुर में, दोनों लड़कों की जोड़ी, पब्लिक ही नहीं थी और बैरंग वापस चले गए। बहनों और भाइयों, अब लोग भी उनको सुनना नहीं चाहते, क्योंकि पब्लिक को पता है, जनता सब जानती है
और जनता को इसीलिए लोकतंत्र में जनार्दन बोला गया है। फूलपुर की बात हमने इसलिए की क्योंकि इसी से सटा है कौशाम्बी रिजर्व सीट, जहां आज मतदान हुआ। इस सीट पर बीजेपी के विनोद सोनकर और समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने तुरंत इसका जवाब दिया। वे आज संत कबीर नगर में प्रचार कर रहे थे। वहां भी भीड़ के कारण उनकी सभा के बैरिकेड टूट गए। सुनने में आया है कि विरोधी लोगों के, जो हमारे दूसरे लोग हैं, जो सरकार में लोग हैं, उनके टेंटों में और पंडाल में कोई आ ही नहीं रहा है। ये जो पुलिस गायब हो गई है यहां से, ये सब भाषण सुनने गई है बीजेपी की। उनकी वर्दी उतरवा करके सादा कपड़े पहना के उनकी सभाओं में बैठा दिया जाता है। अगर फूलपुर की प्रचंड सभा का कौशाम्बी की सीट पर असर हुआ तो बीजेपी के लिए चिंतित होना स्वाभाविक है। कौशाम्बी में ही आता है प्रतापगढ़, जहां से जनसत्ता पार्टी के रघुराज प्रताप सिंह विधायक हैं। राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी को उन्होंने समर्थन दिया, मगर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें कोई सीट नहीं दी। अभी तक रघुराज प्रताप सिंह चुप थे, इशारे में बात कर रहे थे, लेकिन अनुप्रिया पटेल के ललकारने के बाद अब उनके लिए चुप रहना मुश्किल हो गया। आज उन्होंने कह दिया कि सीटिंग एमपी विनोद सोनकर के खिलाफ नाराजगी है। उनके कहते ही साफ हो गया कि उनके समर्थकों का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा। ईडी के डर से कांग्रेस, सपा, शिवसेना के नेता अपने घर से कुर्सी, टेबल, ग्लास, लोटा, थरिया, बर्तन, कंचा सब लेकर गमला तक बीजेपी में चले गए, मगर रघुराज प्रताप सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवार का विरोध कर दिया। ईडी के लोग भी आज जरूर परेशान होंगे कि आखिर उन्हें हमारा डर क्यों नहीं लगा। लोग अब डर क्यों नहीं रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। यूपी की राजनीति दिलचस्प होती है। हमेशा जब लगता है कुछ भी चौंकाने के लिए नहीं है, चौंका देती है। अब यहां केवल राम के नाम पर चुनाव नहीं हो रहा, दूसरे मुद्दों ने भी जगह बना ली है। उत्तर प्रदेश में मतदान के समय तनातनी की खबरें आम हो चली हैं। कौशाम्बी में आज फिर एक युवक ने बीजेपी को वोट देते समय वीडियो बनाया, उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है। हम अपने स्तर पर इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकते, मगर यह काफी वायरल है। यह सीसीटीवी फुटेज है जिसका प्रसारण भारत समाचार ने किया है। घटना कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र की है। इसमें दलित समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो उनके साथ घर में घुसकर मारपीट की गई। समाजवादी पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। गर्मी आज बहुत थी, 44-45 डिग्री सेल्सियस तापमान में मतदान की जगह लोग तापमान की ही बातें करते रहे। लखनऊ में मतदान धीमा रहा, शाम 5 बजे तक 50% भी मतदान नहीं हुआ, लेकिन मोहनलालगंज, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा और कैसरगंज में मतदान चलता रहा। रायबरेली में राहुल गांधी और अमेठी में स्मृति ईरानी आज मतदान के दिन अपने क्षेत्र में रहे और बूथों का दौरा करते रहे। कन्नौज में जिस तरह से अखिलेश यादव ने मतदान के दिन मोर्चा संभाला था, उसी तरह आज हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद राहुल गांधी रायबरेली के बूथों का निरीक्षण करने निकल गए। यहां कांग्रेस ने बूथों पर बूथ योद्धा बनाया है, उन सभी से मुलाकात की। रायबरेली में मतदान शुरू होने के बाद ईवीएम खराब होने की खूब शिकायतें आईं। रायबरेली के जिला अधिकारी के अनुसार 43 ईवीएम मशीनों को बदलना पड़ा, 20 कंट्रोल यूनिट और 21 वीवीपैट मशीनें बदलनी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रायबरेली के बूथ नंबर 312 पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बस्ता छीनने की भी शिकायत आई है। बस्ते में मतदाताओं की पर्ची होती है। खराखव गांव में भी कांग्रेस का बस्ता नहीं लगने दिया। खबर आई तो राहुल गांधी वहां पहुंच गए। राहुल गांधी कचुरिया पोलिंग सेंटर गए तो 2 बूथों पर सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला और इसे लेकर शिकायत की। उधर अमेठी से तीसरी बार चुनाव लड़ रही थी स्मृति ईरानी, वे भी बूथों का दौरा करती रहीं। अमेठी में जिस घमासान की बात कही जा रही थी, मतदान में काफी देर तक उतनी तेजी नहीं आई, लेकिन अमेठी में 5 बजे तक करीब 53% मतदान हुआ। रायबरेली में मतदान अमेठी से ज्यादा हुआ, शाम 5 बजे तक 56%। बाराबंकी में सबसे अधिक करीब 65% मतदान हुआ है। आज 5वें चरण का मतदान संपन्न हो गया। इस भीषण गर्मी में चुनाव कराने का जिसका भी आइडिया रहा होगा, उसे एसी में रहने का जुगाड़ आता होगा। बस ये नहीं समझ पाया होगा कि बाकी लोग भी धूप में नहीं जाने का जुगाड़ निकाल लेंगे। लखनऊ में तापमान 44 डिग्री था।
इतनी गर्मी का असर मतदान पर पड़ता ही राजधानी के लोगों ने इतना विकास देख लिया कि मतदान करने निकले ही नहीं। बिहार में मधुबनी और सारण की सीट पर नतीजों का इंतजार रहेगा। मधुबनी की सीट क्या बीजेपी बचा पाएगी और सारण की सीट पर लालू यादव की बेटी रोहिणी के कारण लड़ाई दिलचस्प हो गई है। क्या वे जीतेंगी? राजीव प्रताप रूडी के लिए यहां प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया। इस चरण में हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में शाम 5 बजे तक 56% से अधिक मतदान हो चुका था। बंगाल में चुनावी घमासान की कहानी अलग ही स्तर पर चल रही है। आज यहां सभी दलों की तरफ से 1000 से अधिक शिकायतें चुनाव आयोग के पास दर्ज कराई गई हैं। शाम 5 बजे तक वहां 73% मतदान हुआ है। 20 मई को हमने चुनाव आयोग को लेकर एक लंबी रिपोर्ट बनाई है। इस चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही हैं आप तक पहुंचनी चाहिए, आप जरूर देखिए। मतदान के दिन हमारी पहुंच हर राज्य में नहीं होती है, इसलिए वोटिंग को लेकर हमारी रिपोर्ट जरा सीमित होती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।